द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर, उसकी डिस्कवरी और उसके रिएक्शंस और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी डिस्कवरी आ जाती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 8th सेंचुरी में। ठीक है, और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डिस्कवरी आ गई कि इसे एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था, 8th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल और किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रेपरेशन या मैन्युफैक्चर के हवाले से। जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसे एक प्रोसेस के थ्रू इन्वेंट किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को जो है एक साइंटिस्ट थे काइंसेच, उन्होंने जर्मनी में इसको इन्वेंट किया था, इस प्रोसेस को। ठीक है, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो अब हम इस प्रोसेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या जो है पार्ट्स होते हैं इस प्रोसेस के, और किस तरह जो ये प्रोसेस है ये हम इसको परफॉर्म किस तरह करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है इसका प्रिंसिपल। अब इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है SO2 की प्रोडक्शन। ठीक है, SO2 की प्रोडक्शन होती है, या तो हम उसको SO2 को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, या तो सल्फर और ऑक्सीजन को हम आपस में कंबाइन करवा दें तो SO2 बन जाती है, या आयरन पाइराइड की ऑक्सीडेशन करवा दें तब भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब हमारे पास SO2 प्रोड्यूस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट V2O5 की प्रेजेंस में टेम्परेचर 400 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक हम SO3 प्रोड्यूस करते हैं। क्या करके? SO2 की ऑक्सीडेशन करके, टेम्परेचर इतना और इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, तो हमारे पास SO3 की प्रोडक्शन हो जाती है। SO3 प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, SO3 के अंदर हम 98% H2SO4 डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट का H2SO4 लेके ना हम SO3 के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ओलियम बन जाता है, जो कि होता है H2S2O7। ठीक है, ओलियम के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं ना तो हमारे पास ना H2SO4 बन जाता है डिजायर्ड अमाउंट्स का। ठीक है, अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 बनाना है तो हम उस हिसाब से वाटर डालेंगे, अगर हमने कंसंट्रेटेड बनाना है तो उस हिसाब से हम वाटर ऐड करेंगे। तो ओलियम प्रोडक्शन जो है ना, बेसिकली वो मेन स्टेप होता है हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर है उसके अंदर। जब ओलियम हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है तब हमने सिर्फ उसमें वाटर ऐड करके ना H2SO4 की कंसंट्रेशन खुद अपने हिसाब से सेट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल है।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ कि कांटेक्ट प्रोसेस का जो पूरा एक सिस्टम है ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स में से गुजर के हमारा जो हमारी SO2 जो है वो जाती है। तो हमारे पास अब सेकंड इसकी हेडिंग है पार्ट्स की या प्रोसेस। तो नंबर 1 में हमारे पास आ जाता है सल्फर बर्नर्स। सल्फर बर्नर्स के अंदर क्या होता है, SO2 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया है। तो इसके अंदर किस तरह सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, या तो हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास SO2 प्रोड्यूस हो जाती है, या हम ले लें FeS4, ठीक है, आयरन पायराइड, और 11O2 ले लें तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, साथ हमारे पास 8SO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स सल्फर बर्नर्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो इस सल्फर बर्नर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं SO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड जो हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस का पार्ट आ जाता है वो आ जाता है प्यूरिफाइंग यूनिट। अब प्यूरिफाइंग यूनिट के अंदर डिफरेंट चीजें हैं जिससे हम हमारी SO2 को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ। सबसे पहले आते हैं डस्ट रिमूवर्स। डस्ट रिमूवर्स का क्या काम होता है, डस्ट रिमूवर्स क्या करते हैं, डस्ट रिमूव करवाते हैं बाय यूजिंग स्टीम। डस्ट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग स्टीम। स्टीम यूज करके डस्ट को रिमूव करवाया जाता है अगर SO2 के अंदर थोड़ी सी डस्ट मौजूद है तो। नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग पाइप्स। कूलिंग पाइप्स का क्या काम होता है कि कूलिंग पाइप्स जो गैसेस होती हैं ना, उन्हें लेड पाइप्स तक पहुंचाया जाता है जहां वो कूल की जाती हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्क्रबर्स। स्क्रबर्स का क्या काम होता है, जो हमारे पास गैसेस कूल हुई हुई हैं उनको वो स्क्रबर्स क्या करते हैं, वॉश करते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रे, ठीक है। कोई भी स्प्रे जो है, वाटर का स्प्रे होता है या कोई भी सॉल्वेंट का स्प्रे होता है, जिससे हम जो हमारी गैसेस हैं उन्हें वॉश किया जाता है ताकि वो उनके अंदर अभी भी कोई इम्प्योरिटीज हैं तो वो क्या हो जाए, वॉश हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मॉइस्चर रिमूवर। मॉइस्चर रिमूवर क्या करेगा, गैसेस के अंदर से जो मॉइस्चर है, क्योंकि वो वॉश हुई हुई है तो वो उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करेगा। मॉइस्चर ऑफ गैसेस इज रिमूव्ड। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है आर्सेनिक प्यूरिफायर। आर्सेनिक आपको पता है कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, अगर और पॉइजनस भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर SO2 के अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो हमारा जो आगे H2SO4 बनेगा वो भी क्या होगा, इम्प्योर होगा और पॉइजनस भी होगा। तो आर्सेनिक प्यूरिफायर अलग से एक पार्ट होता है प्यूरिफाइंग यूनिट का जो आर्सेनिक को रिमूव करवाता है बाय यूजिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड को यूज करके आर्सेनिक को रिमूव करवाया जाता है। लास्ट पार्ट आ जाता है टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, SO2 में से लाइट बीम पास करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो SO2 गैस प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास क्या है, प्योर है या नहीं, क्योंकि लाइट बीम पास करने से गैस में से हमें इम्प्योरिटीज जो है वो आसानी से दिख जाती हैं अगर फिर भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो। अगर कोई सैंपल जो SO2 का है वो इम्प्योर होता है फिर हम उसको दोबारा जो है प्यूरिफाइंग यूनिट में भेज देते हैं ताकि वो दोबारा से एक ये जो जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से गुजर के आए और वो
जो है बिल्कुल प्योर हमें SO2 मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट्स भी हम देख लेते हैं। अब थर्ड हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है कॉन्टेक्ट टावर। कॉन्टेक्ट टावर में क्या होता है, अब हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि SO2 प्रोडक्शन के बाद हमने क्या प्रोड्यूस करनी है, SO3 गैस प्रोड्यूस करनी है। तो कॉन्टेक्ट टावर के अंदर SO3 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे पास जो SO2 गैस प्रोड्यूस हुई है कॉन्टेक्ट टावर में, हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 और टेम्परेचर देते हैं 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास SO3 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट टावर में हमारे पास SO3 गैस की प्रोडक्शन होती है। लास्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है एब्जॉर्प्शन यूनिट। एब्जॉर्प्शन यूनिट में क्या प्रोड्यूस होता है, ओलियम प्रोड्यूस होता है। जो SO3 हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हुई है उसे एब्जॉर्प्शन यूनिट में भेज दिया जाता है और उसके अंदर 98% H2SO4 जो है उसे ऐड करवा दिया जाता है और क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ओलियम प्रोड्यूस हो जाता है। तो SO3 के अंदर हम H2SO4 जब ऐड करेंगे जो कि 98% प्योर है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, H2S2O7 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब H2S2O7 के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास H2SO4 प्रोड्यूस हो जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट का, जो कि हमें जितना चाहिए, डाइल्यूट चाहिए, कंसंट्रेटेड चाहिए, हम उस हिसाब से इसके अंदर ओलियम के अंदर वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ना पूरा स्टेप हो गया कॉन्टेक्ट प्रोसेस का, जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। आपकी जो FSC पार्ट 2 की बुक है उसके अंदर आपको एक डायग्राम भी दी गई होगी, स्कीमेटिक डायग्राम, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आपके पास ये पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है और उसका पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस की तरफ, क्योंकि ये किंग ऑफ केमिकल्स है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो अब हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका जो रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन का रिएक्शन। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया जाता है ना, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें डिसोसिएशन का प्रोसेस देकर हमें क्या देता है, SO3 और वाटर हमें प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसोसिएशन का प्रोसेस हो गया। सेकंड हमारे पास है आयोनाइजेशन। जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, तो ये 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है। ठीक है, यानी कि ये हमें बहुत ज्यादा जो है प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करके देता है। H2SO4 को जब आयोनाइज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, HSO4 नेगेटिव आइन और H3O पॉजिटिव आइन। H3O पॉजिटिव आइन जो है, HSO4 नेगेटिव आइन जो है वो अगेन जब वाटर के साथ ऐड होगा तब वो हमारे पास SO4-2 आइन देगा और साथ देगा H3O पॉजिटिव आइन। ठीक है, तो अब इधर जो आयोनाइजेशन है वो 2 स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए ये बहुत सारे जो सॉल्वेंट्स है ना उनमें डिसॉल्व भी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट इसके रिएक्शंस है रिएक्शन एज एन एसिड। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन एज एन एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ना
एसिड के तौर पे जब रिएक्शन देता है तो काफी ज्यादा चीजों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज के साथ अगर हम H2SO4 का रिएक्शन देखें ना, NaOH को ही ले लेते हैं, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है सबसे पहले NaHSO4 और प्लस प्रोड्यूस होता है वाटर, ठीक है। फिर NaHSO4 दोबारा से H2SO4 के साथ जब कंबाइन, दोबारा से NaOH के साथ जब कंबाइन करता है तो हमें देता है Na2SO4, ठीक है। साथ हमें प्रोड्यूस करवाता है वाटर, ठीक है। तो अल्कलीज के साथ इसका इसी तरह का रिएक्शन है कि हमारे पास ना लास्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होना होता है, साथ प्रोड्यूस होना होता है वाटर। तो अल्कलीज के साथ इसका कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है लास्ट में। सेकेंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है कार्बोनेट्स के साथ, तो H2SO4 प्लस हमारे पास है Na2CO3। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? Na2SO4 प्लस हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होगी और साथ प्रोड्यूस होगा वाटर, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें NaHCO3, ठीक है, तो फिर हमारे पास दोबारा से Na2SO4 प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होगी और साथ प्रोड्यूस होगा 2H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ इसके रिएक्शंस हैं। दोनों रिएक्शंस सेम है, बस इसमें जो है कंसेंट्रेशन का फर्क है। इधर हमने 2 मोल H2SO4 लिया है और इधर 1 मोल। इधर हमारे पास वाटर 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है और इधर 2 मोल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बस यही फर्क है इसमें। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन आ जाता है वो है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। अगर हमारे पास H2SO4 NaCl के साथ रिएक्शन दे तो क्या प्रोड्यूस होगा? Na2SO4, ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2HCl, ठीक है। तो जब सॉल्ट्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन देता है तो एक हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ हमें एसिड मिलता है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास रिएक्शन है KNO3 का, तो उसमें भी सेम आपके पास एसिड और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर हम देखें ना तो हमें पता है कि जब भी मेटल्स स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जब H2SO4 के साथ रिएक्शन देगा तो MgSO4 बनेगा, साथ H2 गैस रिलीज होगी। जिंक भी अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन देगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट, और साथ H2 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमारे पास ना कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते बल्कि वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर अगर H2SO4 के साथ कंबाइन होता है ना तो बनाता है कॉपर सल्फेट, साथ बनाता है वाटर, ठीक है, और साथ कॉपर सल्फेट और वाटर हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और साथ SO2 गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। इसी तरह जो सिल्वर है वो भी हमारे पास वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं ना
वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो वीक मेटल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास एसिड H2SO4 के साथ वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड इसका रिएक्शन आ गया, रिएक्शन एज एन एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो है रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फोर्थ हमारे पास है रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड को भी क्या कर सकता है, डिहाइड्रेट, यानी कि उसमें से वाटर को रिमूव करवा सकता है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ रिलीज होगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एथानॉल। अगर एथानॉल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो इसके अंदर, एथानॉल का क्या मतलब है कि ये एक अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इथेन प्रोड्यूस होगी और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज को अगर H2SO4 के साथ कंबाइन करवाएं तो हमारे पास 6 कार्बन प्रोड्यूस होती है, साथ प्रोड्यूस होता है 6 वाटर, ठीक है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि वो एसिड्स को, एथानॉल को, अल्कोहल्स को यानी, और जो शुगर्स हैं, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जिन चीजों के अंदर है उनको अच्छे से क्या करवा सकता है, डिहाइड्रेट करवा सकता है, उनमें से मॉइस्चर को रिमूव करवा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है कि अगर हमने किसी चीज में से मॉइस्चर को रिमूव करवाना हो तो हम उसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दें तो हमें वो डिहाइड्रेट होके चीज मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो है रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काफी अच्छा है। अगर कार्बन के साथ H2SO4 को हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और साथ हमारे पास SO2 और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास SO2 रिलीज होगी और साथ रिलीज होगा वाटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम HBr, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ H2SO4 को कंबाइन करें तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास Br2 प्लस 2SO2 और साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज होता है। इन रिएक्शंस में कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड ने ऑक्सीडाइज करवा के CO2 में कन्वर्ट कर दिया है, सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करवा के SO2 में कन्वर्ट कर दिया है, HBr को ऑक्सीडाइज करवा के किस में कन्वर्ट किया है, H यहाँ से लेके वाटर बना दिया है और ब्रोमीन गैस को अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का यही मतलब होता है ना, ऑक्सीजन को ऐड करवा देना, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने यहाँ वही चीज ही की है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद गैसेस। अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारे पास अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन है, अमोनिया प्लस H2SO4, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास अब गैसेस के साथ इसका रिएक्शन है। तो गैसेस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन हमारे पास क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम उसे C6H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका अगर रिएक्शन करवाऊँ H2SO4 के साथ तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर मैं इसको इस तरह शो करूं तो मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ C6H5SO3H, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है मेरे पास और साथ मेरे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन है बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और ये आपके पास जो रिएक्शंस है ना ये हम यूज करते हैं जब हमने वाटर की क्या करवानी होती है, वो जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमने वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना उनको रिमूव करवाना होता है, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन जो प्लांट्स है ना वो यही वाला प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई सॉल्ट लेते हैं जैसे BaCl2, ठीक है, और उसको H2SO4 के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास जो बेरियम है ना, अगर वो कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, बेरियम क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना वाटर में, तो अगर उसके अंदर हम H2SO4 डाल देंगे ना तो बेरियम जो है वो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होके बना देगा BaSO4, जो कि क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जो आपके पास ये एरो दिया होता है ना किसी चीज के साथ, उसका मतलब होता है कि इसने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करनी है, यानी कि जो हमारे पास अगर हम एक बीकर के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो बीकर के नीचे आपको दिखेगा कि वो जो प्रेसिपिटेट्स है ना यानी क्रिस्टल्स जो हैं वो नीचे आप बैठ जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो इस तरह क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसके रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये आपके पास BaSO4 बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट आउट होके बीकर के नीचे बैठ जाएगा और साथ हमारे पास 2HCl प्रोड्यूस होगा। लास्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी ये रिएक्शन देता है। तो सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो KMnO4 है, हमें पता है। तो KMnO4 के साथ H2SO4 का रिएक्शन है तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा K2SO4, साथ बनेगा मैंगानीज MnSO4, ठीक है। साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगा 3H2O और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शंस आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के। आपने देखा है ना कि इसके कितने ज्यादा रिएक्शंस हैं क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले इसकी नेचर आ जाती है। तो ये क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड है, ठीक
है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसका जो टेक्सचर है ना वो ऑयल की तरह होता है, ये ऑयली लिक्विड है। उसके बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो आपके पास है 10.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका है, आपके पास है 338 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, 1.834, ठीक है। ये तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की ये वैल्यू है 18 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या होता है, कोरोसिव होता है काफी ज्यादा, ठीक है। यानी अगर ये किसी चीज पे गिर जाए ना तो उसके अंदर होल प्रोड्यूस कर सकता है, इतना ज्यादा ये क्या होता है, कोरोसिव होता है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, डिजोल्व रेडिली इन वाटर, ये वाटर के अंदर आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके यूजेस। यूजेस की बात करें तो हमारे पास ना ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। लेबोरेटरी रीजेंट के तौर पे भी यूज होता है, लैब्स में भी इसको काफी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये टेक्सटाइल बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में और लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। उसी तरह ये डाइज, प्लास्टिक्स, ठीक है, ये चीजें बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद ये स्टोरेज बैटरीज और इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरीज और सेल्स बनाने में भी यूज होता है, स्टोरेज बैटरीज एंड सेल्स प्रोड्यूस करने में भी यूज होता है। उसी तरह ये हमारे पास जो है HCl प्रोडक्शन में, नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में भी यूज होता है। यानी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक रीजेंट्स हैं या बहुत सारे जो एसिड्स हैं उन्हें बनाने में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो पूरा टॉपिक है वो आज हमने डिस्कस कर लिया। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक हेलोजेंस का चैप्टर है वो या ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, जो ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स का जो चैप्टर था। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी जो है FSC की जो टॉपिक्स हैं FSC के वो पढ़ने में आसानी हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।